हेलो। हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। चलिए भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? रीति रिवाज एवं प्रथाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हमने इसके अंदर एक तो पढ़ लिए थे मनुष्य जीवन के 16 संस्कार, पढ़ लिए थे ना। चलिए, मनुष्य जीवन के 16 संस्कार पढ़ लिए थे। और फिर अपन पढ़ रहे थे जन्म से संबंधित रीति रिवाज, यही पढ़ रहे थे ना अपन। चलिए इधर देखिएगा, जन्म से संबंधित रीति रिवाज अपन लोग पढ़ रहे थे। हाँ जी, इसके अंदर भी कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली थी जन्म से संबंधित रीति रिवाजों में। ये अपन ने सूप और छाजला वाली जो बात थी ये पढ़ ली थी, थाली बजाना ये अपन ने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। हाँ जी, तो देखो अपने पास एक वर्ड आता है आंख्या। क्या आ जाएगा? एक वर्ड अपने पास में आता है जो है आपके क्या? आंख्या। अब एक चीज तो यही निकलती है कि सबसे पहले कि भाई आंख्या क्या है। तो ये ध्यान रखना, बच्चे का जन्म होता है या बच्चे के जन्म की क्या बात करूं, हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है ना, वो कभी भी बहन बेटियों के बिना पूरा नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखना, बहन बेटियों को बुलाना बहुत जरूरी होता है। और बच्चे के जन्म पर तो विशेषकर आपके बहन बेटियों को बुलाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो बच्चे के जन्म पर तो आपके विशेष को बुलाते हैं। तो भाई अब जन्म पर क्या हुआ कि जब बहन बेटियों को बुलाया जाता है तो बहन बेटियां आकर के अपने क्या बनाती है? साथिया बनाती हैं। स्वास्तिक जानते हो ना, साथिया। साथिया बोले तो आपके स्वास्तिक। तो जो बहन बेटियां होती हैं वो आकर के और अपने दरवाजे पर क्या लगाती हैं भैया? स्वास्तिक लगाती हैं। और यही रस्म आपके क्या कहलाती है? आंख्या। और ये ध्यान रखना, स्वास्तिक फोकट में थोड़ी लगाती हैं, उसके बदले भी क्या देना पड़ता है? नेक देना पड़ता है। उनकी डिमांड के हिसाब से वो ध्यान रखना, वो जो मांगती है वो देना पड़ेगा उनको। तो ये जो स्वास्तिक बनाया जाता है, ये जो साथिया बनाया जाता है, यही आपके एक प्रकार से क्या है? आंख्या। आंख्या के बाद में अपने पास में आता है कुआ पूजन। हाँ जी, हाँ तू पढ़ ले चुपचाप, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, इन आंखों से थोड़ा बाहर निकल तू, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, तो ऐसे ही देखो कुआ पूजन। और कुआ पूजन को अपन बोलते हैं जलवा। क्या बोलते हैं? कुआ पूजन। पनघट पूजन भी बोल सकते हैं वैसे अपन, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको मुख्य रूप से कुआ पूजन और जलवा बोलते हैं। अब होता क्या है? होता है इसके अंदर सीधी सी बात यह है कि बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे के जन्म पर अप्रोक्स अगर अपन बात करें तो 21वें दिन ये प्रोग्राम होता है। पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बच्चा 6-7 महीने का हो जाए, साल भर के अंदर अंदर आपको क्या करना है? कुआ पूजन का प्रोग्राम करना है भैया। और इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रसूता महिला है, उस प्रसूता महिला को कहां पर लेकर के जाएंगे? कुएं पर लेकर के जाएंगे। और कुएं पर ले जाकर के कुएं में जो जल है उसकी क्या करवाते हैं? पूजा करवाते हैं। इसी को आपके क्या कहते हैं? कुआ पूजन कहते हैं। बताओ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये ध्यान रख लेना, सबने ये चीज देखी होगी, कुआ पूजन और जलवा। आई बात समझ में? अब शहरों में तो लफड़ा है साहब, कुएं ही नहीं है। शहरों में क्या है? कुएं ही नहीं है, तो बोरिंग की पूजा करते हैं। आई बात समझ में? घर में टैंक बना हुआ होता है ना, उस टैंक की क्या कर लेंगे? वो पूजा कर लेंगे। अब ऑप्शन नहीं है तो करें भी क्या भैया? या फिर कुएं हैं तो सूखे पड़े हैं। ध्यान रखना, जैसे मैं अगर बात करूं कि जब मेरी औलाद लॉन्च हुई थी तब भाई कुआ यहाँ था नहीं, तो कुआ नहीं था तो क्या किया गया? अब किस्मत से एक फार्म हाउस था पास में, वहां पर एक कुआ था लेकिन सूखा पड़ा था। तो पहले तो जाके बोरिंग चला के थोड़ा बहुत पानी भरा फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसे ही करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी के लिए भरा तो क्या, वो तो बस थोड़ा बहुत पानी डाला, बस उसी की क्या कर ली? पूजा कर ली। तो ये क्या हो गया आपके? एक तरीके से कुआ पूजन हो जाता है। आई बात समझ में? ये ध्यान रख लेना आप लोग। वैसे तो जन्म के 21वें दिन तक हो जाना चाहिए ये, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए अपने घर में और काम है, क्योंकि आजकल क्या है, लोग ऐसे इतने शाणे हो गए कि 2-3 प्रोग्राम एक साथ सलटाते हैं। आजकल लोग क्या हो गए, इतने शाणे हो गए कि 2-3 प्रोग्राम क्या करेंगे? एक साथ सलटा देंगे भैया। आई बात समझ में? देखो जैसे कैसे मैं आपको बताता हूं। एक आता है आपके जामना, एक होता है आपके दसोटन। जामना क्या होता है? जब भी घर में पुत्र का जन्म होता है तो ये ध्यान रख लेना, बच्चे के ननियाल से, या मैं कहूंगा कि प्रसूता जो माँ है उसके पियर से, ध्यान रखना, बच्चे और उसके जो भी संबंधी हैं उन सबके लिए क्या आएंगे भैया? वस्त्र, आभूषण, मिठाई, ये सब भेजी
जाती हैं। आई बात समझ में? जामना कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है भैया, जामना बहुत बड़ी खर्चे की चीज है भाई। आई बात समझ में? तो जामना में क्या होता है कि साहब पहले और जो दादाजी हैं उनको बिठा करके उनके तिलक विलक करके उनको कपड़े दिए, कुछ पैसे वैसे दिए, और जचरी है, श्रद्धा भक्ति है, तो उनको कोई सोने का आइटम दे दिया साहब, किलो साहब दादाजी को सोने की चैन। फिर बोले बयान जी थे भी बैठो, मतलब दादी जी। अब दादी जी को बिठाएंगे साहब, बच्चे की जो दादी जी है उनको साड़ी वाड़ी दे के साहब उनको भी कोई गोल्ड का आइटम देना है तो दे दो। फिर नंबर आएगा किसका? अगर बच्चे के कोई ताऊ जी ताई जी हैं तो उनको बिठाएंगे साहब कि थे बैठो। पहली बात तो ध्यान रखना, यहीं रुकेगा नहीं मामला। अब अपने जैसे मान लो बच्चे के दादाजी के और जो भाई हैं, मतलब मेरा बच्चा हुआ तो मेरे ताऊ जी वगैरह चाचा वगैरह सबको। फिर उसके बाद नंबर आएगा किसका? मेरे से जो बड़े हैं उनका, मेरे बड़े भाई, मेरे ताऊ जी के लड़के, उन सबका नंबर आएगा। फिर नंबर आएगा किसका? मेरा। हाँ साहब, छोरे के पापा को लो साहब एक अंगूठी और एक चैन। आई बात समझ में? फिर ध्यान रखना मेरे से जो छोटे हैं उनका नंबर आएगा, सब पुरुष और उनकी लुगाइयां। फिर ध्यान रखना बाद में बच्चे का भी नंबर आएगा कि बच्चे को क्या दोगे साहब। अब जो आपने सबको दिया है उससे बहुत बेटर किसको देना पड़ेगा? मान लो उन्होंने मेरे को ही सोने की अंगूठी और चैन दे दी ना, अगर उन्होंने मेरे को ही क्या दे दी? सोने की अंगूठी और चैन दे दी, तो बच्चे को उससे बढ़कर ही देना पड़ेगा। तो ये बड़ा रायता फैला हुआ होता है जामना का। आई बात समझ में? ये बड़ा रायता आपके फैला होता है किसका? जामना का। समझ में आई बात यहां पर? तो ये ध्यान रख लेना। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक बात बनाई कि जामना केवल और केवल प्रथम प्रसव के बाद आएगा। पहले क्या होता था भैया, जैसे महिला और भाई महिलाओं के 5-7 एवरेज रहता ही था, इतना तो 5-7 तो होते ही होते थे। अब भैया हर प्रसव पे जामना भेजें तो सामने वाला तो बर्बाद हो जाए कि साहब जामने में 2 लाख लगा दिए, पहला बच्चा हुआ 2 लाख साहब, दूसरा फिर हो गया, अगले ही साल दूसरा 2 लाख, फिर उसके अगले साल एक और हो गया साहब, फिर 2 लाख। तो भाई बापड़ा तो बर्बाद हो जाएगा। पहले तो लड़की का ब्याह किया तब दिया, अब बार बार तुम्हारे जामने आ रहे हैं, फिर उसके बाद में उनके बात भरेंगे। ध्यान रखना, तो हम तो बर्बाद है भैया। हम किसके लिए कमा रहे हैं? तुम्हारे लिए है? तो वही स्थिति हो गई। तो हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि भैया ध्यान रख लेना, इस समय आपके क्या आता है भैया? जामना केवल प्रथम प्रसव के बाद। आई बात समझ में? और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी प्रथम प्रसव के बाद जो ये प्रथम प्रसव होता है, जो जामना आता है, इसी में प्रसूता महिला के लिए पीड़ा या पोमचा भेजा जाता है। आई बात समझ में? इसी समय आपके मैंने कहा था ना, वो महिला माँ बन चुकी है। अब माँ बन चुकी है तो वो जब कोई धार्मिक काम होगा उसमें पीड़ा या पोमचा ओढ़ करके बैठेगी भैया। आई बात समझ में? कोई भी धार्मिक काम होगा उसमें क्या पहन करके बैठेगी? पीड़ा या पोमचा। वो पीड़ा और पोमचा प्रथम प्रसव के बाद दिया आता है। इसके बाद चाहे तुम्हारी कितनी औलाद हो जाए, पीड़ा खुद खरीदो भैया, अपनी कोई हेडक नहीं है। एक बार देते हैं पियर वाले, बस यूं नहीं कि वो फट गया था पापा जी दूसरा लाके दे दो, तेरे पति को बोल। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो बोले साहब ये आपके क्या हो जाता है? जामना। फिर जामना हो गया। एक होता है दसोटेन, बच्चे के जन्म के 10वें दिन या फिर 10 माह बाद, या कभी भी, मैं तो कहता हूं कभी भी। दादाजी की जिम्मेदारी है, दादाजी क्या करेंगे? जीमना करेंगे भैया। दादाजी करते हैं वैसे जीमना। अब दादाजी के पास नहीं है तो बाप ही लगाएगा, और तो क्या करे। तो ध्यान रखना, तो दादाजी की जिम्मेदारी होती है कि दादाजी क्या करते हैं? जीमना करते हैं। तो 10 टन। अब मैंने कहा ना लोग इतने खतरनाक हो गए, 3 बार कौन जिमाएगा? ध्यान रखना, सुबह सुबह 9, 10, 11 बजे के आसपास जामना, शाम को 4 बजे हुआ पूजन, और 5 बजे से भोजन स्टार्ट। कब तक? आपके आगमन तक। होता है कि नहीं होता है? तो ये तीनों चीजें क्या लोग एक साथ ही कर देते हैं। ये बात समझ में? तो ध्यान रखना कि पहले तो सुबह सुबह क्या है, 11 बजे के आसपास कोई हवन ववन कराना है तो करा लो भैया। उसके बाद में क्या कर देंगे? जामना ले लेंगे साहब। ठीक है, क्या कर लेंगे? जामना ले लेंगे साहब। अब आप लोगों को यूं लगता होगा, मैं कहूंगा तो हो सकता है आप मानो भी नहीं, मैं क्या कल्चर पढ़ाता हूं और मैं जितनी बात बोलता हूं ना उसको मैं फॉलो करने की भी कोशिश करता हूं भैया। ध्यान रखना। और मैंने कैसे फॉलो किया? ना तो अपन ने लिया दहेज, ना अपन ने लिया टीका, और ना अपन ने लिया जामना। ये बात समझ में? तीनों ही चीजों के लिए अपन ने क्या कर दिया?
मना कर दिया, नहीं चाहिए। आपने पढ़ी पढ़ा करके लड़की दे दी साहब, वो लड़की कमा रही है, बहुत है भैया, वो आ रहा है, वही दहेज है अपने। तो या तो एक बार में ले लो या बार बार हर महीने ले लो, बात वही है भाई। अगर आपने एक बार में ही लेने की सोची तो वो तो आपके ध्यान रखना, फिर लड़की पढ़ी लिखी कमाती हुई नहीं आएगी, फिर लड़की कमाती हुई नहीं आएगी, ध्यान रखना। और आपको हर महीने सैलरी चाहिए तो कमाती हुई लड़की ले लो, फिर दहेज नहीं आएगा। आप चाहो कि लड़की भी सेकंड ग्रेड की चाहिए और हमें तो साहब दहेज भी चाहिए, दोनों चीजें नहीं बैठती, चाहे कोई सा ही राजस्थान हो, चाहे वो कोई सा ही राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी, चाहे उत्तरी, चाहे दक्षिणी, चाहे पूर्वी। ध्यान रखना, कल को यूं कह देना पूर्वी राजस्थान में हमारा छोरा साहब सेकंड ग्रेड है, 21 लाख चल रहे हैं साहब अभी, तो फिर सामने वाला कहेगा हमारी भी लड़की सेकंड ग्रेड है, तो इधर भी 21 लाख चल रहे हैं, तो 21 लाख बराबर 21 लाख, जीरो, खत्म। ऐसा ही होता है, फिर थोड़ी दिया जाता है। फिर नॉर्मली अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए जो दी जाता है वो ले लेते हैं भैया, वहां फिर यूं नहीं होता कि 21 लाख देने पड़ेंगे। आई बात समझ, ये जो तुमने मेन्यू कार्ड बना रखा है ना, इस मेन्यू कार्ड को खत्म कर दो तुम लोग, कि थर्ड ग्रेड 15 लाख, पटवारी 11 लाख है, सेकंड ग्रेड 21 से 25 लाख, फर्स्ट ग्रेड 35 लाख है साहब, आरएएस अधिकारी 50 लाख, डॉक्टर 1 करोड़। यही है ना मेन्यू कार्ड, खत्म करो इसको, ठीक है ना। लेकिन ये कहते हैं साहब हमने भी तो खर्चे किए हैं, तुमने किए हैं तो किस लिए, तुम्हारे ऊपर किए हैं, दूसरे के लिए किए हैं क्या। ये ध्यान रखना है। इसकी बजाय हमेशा पढ़ी पढ़ाई मतलब पढ़ी लिखी लड़की लाओ जो इन फ्यूचर आपका कमाने में साथ बटा सके। कमाने में साथ भी नहीं बटाए ना तो ये ध्यान रखना कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ी को सुधार सके। आई बात समझ में। क्योंकि अगर मान लीजिए आप दहेज देकर के कम पढ़ी लिखी लड़की लाओगे तो फिर उससे मतलब नहीं है। आप पढ़ी लिखी लड़की लाओ, गर्व से कहो भैया हमें नहीं चाहिए, हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए जिससे आने वाले टाइम पर हमारे बच्चे इस समाज में अपना स्टेटस मेंटेन कर सके। आज वो भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। आज बड़े बड़े और उद्योगपतियों के बच्चे हैं, मान लो कि हमारे कई मित्र हैं, जैसे मैं अपनी बता दूं कि हमारे कई मित्र हैं बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हो गए आज, वो बहुत बड़े बड़े जिनके मकान ही साहब 9-9 करोड़ के हैं, जिनके मकान ही 9-9 करोड़ के हैं। वो भी कब, आज से और मैं कहूं 7 साल पहले लिए हुए, तो अब तो कीमत ही उन 9 करोड़ की 15 करोड़ हो गई। अब उनके बीच हम बैठते हैं तो हमें खुद को क्या लगता है, थोड़ा सा लगता है कि अपन क्या है, डाउन है। ध्यान रखना, क्योंकि उनको नॉलेज भी उसी अकॉर्डिंग है, उनको देश दुनिया की खबरें अपने से ज्यादा है। अपन तो क्या जानते हैं, अपन तो ये जानते हैं हिस्ट्री कल्चर जो उनको पसंद ही नहीं है। अब उनको बिठा के यूं थोड़ी कहूं ले बैठ रहे मैं तुझे बताऊं राव मालदेव कौन था, समझ में। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है किसमें, मार्क जकरबर्ग ने पता है कैसे प्लानिंग करी थी, हाँ अब सुनेंगे वो। तो ये स्टेटस कब मेंटेन होगा, जब हम पढ़े लिखे होंगे तब। अगर मुझे ये चीज नॉलेज होगी, मैं अपने बच्चे को महाराणा प्रताप भी बताऊंगा तो मैं अपने बच्चे को मार्क जकरबर्ग भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए कहता हूं कि पढ़ी लिखी लड़की लानी चाहिए। तो ये तीनों रस्में समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये तीनों तो आजकल एक ही दिन में सल्टा देते हैं भैया, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अपने पास में आता है सुहावड़। मैं हमेशा कहता हूं एक बात, हम अपने जीवन में हम किसी के भी एहसान चुका सकते हैं, लेकिन हम हमारी मां का एहसान जीवन में नहीं चुका सकते। आई बात समझ में। मैंने यूं सुना है कि जब मैं भी जब हमारे मैडम को लेकर डॉक्टर के जाया करता था, तो वहां पर जो डॉक्टर मैम थी वो एक बात कहती थी, और वो एक बात ये कहती थी कि क्या नाम से, कि बच्चे को जन्म देना, बच्चे को जब जन्म दिया जाता है तो जो पेन होता है उस समय, वो इतना पेन होता है कि 206 हड्डियों के टूटने के बराबर। बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, 206, वो टूट जाती है ना, इतना पेन उस समय बच्चे के जन्म पर होता है। आई बात समझ में। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने पर, बच्चे का तो जन्म है लेकिन मां का पुनर्जन्म है। मां का क्या है भैया, पुनर्जन्म है। कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि डॉक्टर ये कहते नजर आते हैं कि दोनों में से हम एक को बचा सकते हैं, या डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी हम दोनों को ही नहीं बचा पाए। ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं। तो वो एक क्या है कि एक रिस्क जॉन है, वो बच्चे को जन्म दे रही है, वो एक रिस्क जॉन है।
ध्यान रखना, अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है तो खतरनाक पेन होना है, और अगर ऑपरेशन से हो रहा है तो जिंदगी भर पेन होना है। दोनों ही चीजें हैं। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है तब तो क्या है भैया, केवल एक वन टाइम पेन है, लेकिन बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है तो लाइफ टाइम पेन है। आई बात समझ में, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर खत्म कर लिया महिला ने अपना। तो ये क्या एक एहसान ही तो है, ये क्या है भैया, एक एहसान है जिसको हम चुका नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना, उस समय जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, या मैं यूं कहूं कि वो जो 9th मंथ जो होता है, उस 9th मंथ के अंदर पूरा प्रोसेस प्लस बच्चे को जन्म देना, मतलब महिला की पूरी एनर्जी क्या हो गई, खत्म, बिल्कुल जीरो हो चुकी है वो, यूं मान लेना। इसीलिए एनर्जी को वापस डेवलप करने के लिए उसको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। इसीलिए उसी बीच में, और जो सासुएं होती हैं वो सासुएं उसके लिए लड्डू बनाती हैं। ध्यान रखना, सौंठ, घी, अजवाइन, इनके लड्डू बनते हैं। ध्यान रखना कि बॉडी वापस और फ्लो करना प्रारंभ कर दे, बॉडी वापस प्रॉपर रिएक्ट करना प्रारंभ कर दे। हालांकि उस समय ये घी, अजवाइन और सौंठ के लड्डू खिलाते हुए सासुएं बहुओं को बुरी लगती हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जो शादीशुदा जिन्होंने ये चीजें नोटिस करी हैं वो तो जानते हैं कि महिलाओं को ये लड्डू कतई पसंद नहीं है, लेकिन वो खाना पड़ेंगे भैया। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि उस समय बॉडी बहुत भयंकर हीट देती है, ये भी गर्मी की चीज है, पंखा तक नहीं चलेगा। जब ये चीजें चलेंगी तो पंखा भी नहीं चलाया जाएगा, उसको गुस्सा आता है, महिला को क्या ही जिंदगी है बोले। ध्यान रखना, लेकिन वो चीजें जरूरी है। ये बात समझ में, ये ध्यान रखना, ये डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं कि घी, अजवाइन, सौंठ के लड्डू, ये हमारे बड़े बूढ़े बता के गए हैं। हाँ, इवन बाहर भी, बाहर तो खैर दूर की बात है, विंडो तक नहीं खुलती है, आपके उस कमरे की विंडो भी नहीं खुलती है, ध्यान रख लेना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि 9 महीने प्लस उसके बाद के 3 महीने, और जो जन्म देने वाली माँ है उसने भयंकर संघर्ष किया है। ये बात समझ में, भयंकर संघर्ष किया है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये जो घी, अजवाइन और सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं आपके, सुहावड़। बोलो क्या बोलेंगे, इसी को आपके सुहावड़ बोलते हैं, ध्यान रख लेना। और फिर आता है ढूंढ पूजन। अब मानो कि जैसे आज बच्चे ने जन्म लिया, आज बच्चे का क्या हुआ, अब आज बच्चे का जन्म हुआ, तो ये ध्यान रखना, अभी महीना चल रहा है कौन सा, आषाढ़ आ गया ना, जेठ ही चल रहा है अभी, हाँ जेठ चल रहा है, तो अभी जेठ का महीना चल रहा है। फिर क्या आएगा, आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर माघशीर, फिर पोष, फिर माघ, फिर फाल्गुन। अब जो फाल्गुन आएगा, मैंने पहले भी बताया था शायद, हाँ मेले त्योहार के टाइम, अब जो फाल्गुन आ गया, फाल्गुन में जो होली आएगी, होली से ठीक पहले वाली एकादशी, मतलब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन बच्चे के ननियाल से, ये ध्यान रखना, बच्चे के लिए खिलौने, कपड़े, मिठाई, आभूषण, ढूंढ जानते हैं, वो फूले होते हैं, फूले, वो फूले फूले पॉपकॉर्न टाइप, पॉपकॉर्न नहीं होते हैं, पॉपकॉर्न टाइप, ध्यान रखना, वो आपके होते हैं ढूंढ, उनका पूजन होता है। उनका क्या होता है भैया, उनका पूजन होता है, ध्यान रख लेना, उसी को कहते हैं आपके ढूंढ पूजन। फूले आपने देखे होंगे कभी, कभी शादी ब्याह में भी आप देखना, शादी ब्याह में आंधड़ी भर के पीछे की तरफ फेंके जाते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं वो एक तरीके से। हाई बात, ये तो देखे होंगे, और नहीं देखे तो ये मान लेना बच्चे के जन्म पर, फिर भी नहीं देखे तो खुद की औलाद पैदा करना, तब समझ में आ जाएगा। हाई बात समझ में, तो बालक का क्या होता है भैया, ढूंढ पूजन होता है, ये फिक्स है, बालक का ढूंढ पूजन होली से ठीक पहले वाली एकादशी को होता है, या फिर होली पर भी हो सकता है, या फिर होली पर भी हो सकता है, समझ में आ गई। और जब तक ढूंढ नहीं पूज जाता, बालक सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करता। आज बच्चा पैदा हो गया मान लो, तो इसको कोई भी सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करवाए जाएंगे। आई बात समझ में, ध्यान रख लेना। बोले सर बच्चा सफेद रंग का कपड़ा ओढ़ता है, नहीं ओढ़ता है, वो भी सफेद रंग का नहीं ओढ़ा जाता, कलरफुली चीजें होनी चाहिए। जब तक ढूंढ नहीं पूछता तब तक सफेद वस्त्र धारण नहीं होंगे। कभी भी बालक के सीधा तिलक नहीं लगाया जाता, कैसे लगाते हैं, आड़ा तिलक ही लगाते हैं। समझ गए मेरी बात को, तो ये चीज याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये ढूंढ पूजन होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हमने नाम निकाला तो हम तो नामकरण बोलते हैं सीधे ही। अगर मुस्लिम धर्म में बच्चे का नाम रखा गया
तो उसको बोलते हैं अकीको। क्या बोलते हैं उसको? अकीको। और ध्यान रख लेना, अगर ईसाई धर्म में नाम रखा गया तो उसको बोलते हैं बपतिस्मा संस्कार। बोलो क्या बोलेंगे? बपतिस्मा संस्कार। मुस्लिम धर्म में नामकरण की रस्म क्या कहलाती है? वापस बोलो, मुस्लिम धर्म में क्या कहलाती है? और ध्यान रख लेना, ईसाई धर्म में क्या कहलाती है? बपतिस्मा संस्कार। समझ में आ गई क्या बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये चीज अपने को याद रखनी है। चलिए साहब, तो इसको आप लोग फटाफट से क्लियर कर लीजिए। कल जहां लिखा था उसके आगे लिखो। ब्रैकेट ये भले ही तुम लिख लो, लेकिन ध्यान रखना, अगर समझ में आएगी ना चीज, इनको रट थोड़ी पाओगे लैंग्वेज को। बस जो मैं समझा रहा हूं उस पे मेन फोकस होना चाहिए। भाई ये चार सारी चीजें हैं वही जो घरों में होती हैं, बस अपने को थोड़ा पता रहना चाहिए।
जी भाई, लिख लिए, आगे बढ़े। ये लिखिएगा इसके बाद। लिख लिए क्या? आगे बढ़े, चलिए तो हेडिंग लगा दीजिए इसके बाद, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। हेडिंग लगा दीजिए, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। विवाह से संबंधित रीति रिवाज। हेडिंग लगा दीजिए, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। चलिए तो अब विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेष बातें इसके अंदर निकल करके आती है। तो देखो आप लोग, जन्म से संबंधित अपन ने बात की,
अब विवाह के समय कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं? तो सबसे पहला काम विवाह के अंदर अपन एक चीज जानते हैं कि सबसे पहले क्या होती है भैया? सगाई। सगाई के बिना तो ब्याह हो ही नहीं सकता भैया, ठीक है ना? तो सगाई। अब सगाई क्या होती है? सब जानते हो तुम लोग कि सगाई होती है कि भैया लड़के को विवाह के लिए रोके जाने की रस्म, ठीक है ना? लड़की का पिता लड़का देखने के लिए गया था, और जब लड़का देखने के लिए गया तो वहां जाकर के उसने क्या किया? उसको रुपए नारियल दे करके, तिलक करके उसको विवाह के लिए क्या कर दिया? रोक दिया। बस यही हो गया। मतलब एक तरीके से मैं कहता हूं कि हम जमीन खरीदने जाते हैं तो एक टोकन मनी देकर आते हैं ना, टोकन मनी, बुकिंग अमाउंट, साई जिसको तुम लोग बोलते हो। वैसे ही ध्यान रखना, लड़के को भी क्या दे दी? साई की। अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है भैया। आई बात समझ में कि आपकी ये प्री बुकिंग हो गई साहब। लेकिन इसी सगाई को अगर मैं बात करूं मेवाड़, तो मेवाड़ में इस सगाई को क्या कहते हैं भैया? तो ये भी याद रखना कि मेवाड़ में इसको टेवलिया या सगपण कहा जाता है। अगर मेवाड़ में बात करें तो इसको क्या कहेंगे? अब सगाई तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये जरूर याद रखना कि सगाई को ही आपके मेवाड़ में क्या कहा जाता है? टेवलिया या फिर सगपण इसको कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना भाई? पहले अब तो क्या हो गया कि भाई सगाई वगाई करने से पहले पहले लड़का और लड़की 3-4 बार मिलते हैं, तब जाकर के सगाई होती है भैया। पहले के टाइम तो क्या होता था? लड़के का जो पिता होता था, मतलब जो लड़की का पिता है, वो किसी गांव में गया है मान लो शादी ब्याह के अंदर, और जब किसी गांव में शादी ब्याह के अंदर गया है तो वहीं पर साहब और ऐसे ही बातचीत कर रहा था कि साहब अपने जो बच्ची है वो साहब अब बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई है, पढ़ा लिखा के भैया बिल्कुल एकदम योग्य बना दिया है, तो अब उसके लिए कोई लड़का देख रहे हैं। तो जो बीच में होता था वो कहता लियो साहब कहाँ में छोरो और गांव में ढिंडोरो, या बेटे अपना राम जी लाल जी को बच्चों से साहब, ठीक है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वही बड़े बूढ़ों में ऐसी बातें होती है, साहब आपने राम जी लाल जी को बच्चों से, घणो ही सुधो बच्चों, मतलब बिल्कुल सीधा, कहीं खाबा पीबा का शौक नहीं, कोई खाने, तुम्हें बड़ा पता है खाने पीने का शौक है कि नहीं, तुम्हारे सामने खाएगा पिएगा, ठीक है ना? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिश्तेदार ये कहते हैं कि हाँ साहब बहुत बढ़िया लड़का है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई अपने को देख के अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे? बढ़िया लड़का है, कोई शौक नहीं है। अब तुम्हें क्या पता मेरे क्या शौक है भैया? आई बात समझ में? तो वहीं पर क्या हो जाता था? सगाई पक्की साहब, वहीं पर क्या कर दिया? और यूं कहते हैं ठीक है तो साहब हमारे पक्का ही रिश्ता, घर आकर के साहब और बता दिया करते थे। वो लड़की की जो माँ होती थी उसको आकर कह देते थे पापा कि लो साहब क्या कि बोले भाई ने कह दियो, भाई को रिश्तों पक्को कर दियो है। फिर मम्मी जाकर के अपनी बेटी को कह देती थी और बेटी शर्मा के वहां से भाग जाती थी, बस रिश्ता पक्का। आज ऐसा हो जाए तो बेटियां कहते बोले ऐसे कैसे कर आप पक्का, फोटो दिखाओ, मिलाओ, बात करूं तब जाकर के, मेरे करियर का सवाल है। अरे ब्याह में कहीं का करियर तेरा? कई बात समझ में? इसीलिए देखो आप लोग पहले जब बड़े बूढ़े रिश्ते करके आते थे तो वो रिश्ते बहुत लंबे निभते थे, और जब से हमने हमारी चलानी शुरू की तब से घर में कलेश भी ज्यादा होने लग गए। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी का बुरा चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा। ध्यान रखना, कोई किस्मत से ही अगर 2-4-5 एक रिश्ते बुरे निकल जाए तो बात अलग है। बाकी बड़ों की पसंद 95% सही होती थी और हमारी 95% गलत, 5% सही। आई बात समझ में? तो ये जो होता था इसको अपने क्या है? सगाई कहते हैं। सगाई के बाद में सगाई वगाई हो गई, जब तक ब्याह नहीं हो जाता तो बीच में आप लोगों को पता होना चाहिए, वार त्योहार कोई भी दिन आता है तो वधु, वो जो वर पक्ष है वो वधु को उपहार देता है कि नहीं देता है? देना पड़ता है भैया। कोई वार त्योहार आएंगे तो हम हमारी और जो बहू है उसके लिए कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। तो वो जो भेजते हैं ना उसको बोलते हैं चिकनी कोथड़ी। क्या बोलते हैं उसको? तो ये ध्यान रखना, वर पक्ष द्वारा वधु को, वधु पक्ष को नहीं, वधु पक्ष तो ले ही नहीं सकता। ध्यान रखना, अभी मैं मेरे ससुर जी को ले जाके 2 किलो साहब ये आपको गिफ्ट, तो वो लेंगे। अगर कल्चर के अकॉर्डिंग वैसे बात करें तो लेंगे। अब मैं ही कहूंगा कि अरे पापा जमाने बदल गए, अब ले, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग केस है। लेकिन क्या अगर अपने पूर्वजों ने जो नियम बनाए उस हिसाब से वो ले लेंगे मेरे से? नहीं लेंगे साहब। तो केवल और केवल वधु को उपहार दिए जाते हैं। आई बात समझ में? और उन उपहारों में सबसे जरूरी क्या है आजकल? जो दूल्हा भेजता ही है फोन। आई बात समझ में? ध्यान रखना। अब आजकल वैसे लड़कियों के पास, सबके पास में फोन होते ही हैं, लेकिन अब उस फोन के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा महंगा वाला भेजना पड़ेगा। दिक्कत तो तब हो जाती है जब सामने वाले के पास iPhone 16 हो और आपके पास में iPhone 13 हो।
अब उससे ऊपर क्या भेजोगे? तो आजकल ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप फोन दो ही। आज वो पहले के चलते थे भाई, पहले फोन वोन नहीं होते थे, बात करना बहुत जरूरी है भैया, तो ये ध्यान रखना, पहले फोन दिया करते थे, आजकल जरूरी नहीं है। देने वाले आज भी देते हैं देने को तो। लेकिन मुख्य रूप से उपहार में क्या जाएंगे? साड़ियां, सूट वगैरह, जैसा आप देना चाहें, मिठाई, आपकी श्रद्धा भक्ति हो तो कोई आभूषण दे दो, छोटा मोटा कोई भी। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसको बोलते हैं आपके क्या? चिकनी कोथली। बोलो क्या बोलेंगे इसको? तो चिकनी कोथली क्या हो गई? विवाह से पूर्व। क्या बोला मैंने? विवाह से पूर्व वर पक्ष द्वारा वधु को दिए जाने वाले उपहार, उनको क्या बोलते हैं? चिकनी कोथली। फिर आता है सावा। तुम सब जानते ही हो, तुम्हारे घरों में किसी न किसी का तो ब्याह हुआ ही है जो तुमने अटेंड किया है। तुम्हारे ताऊ जी ने, एक पापा ने, एक दादा ने पंडित जी को यही कहा होगा फोन करके, पंडित जी सावो काढ़ो साहब, सावा निकालो, मतलब कि विवाह की तिथि तय करो, उसको बोलते हैं सावा। कई लोग लिखाते हैं कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य की तिथि तय करना सावा ना। शुभ या मांगलिक कार्य की तिथि नहीं। गृह प्रवेश करना है तो उसका सावा निकलेगा क्या? ना, उसका तो मुहूर्त निकलेगा। उसका तो क्या निकलेगा? मुहूर्त निकलेगा। सावा केवल और केवल ब्याह का होता है। फिर पंडित जी कहते हैं भैया देखो साहब, एक तो 2 तारीख को मुहूर्त है, फिर 2 के बाद 8 को है, 8 के बाद 11 को है, 11 और 12 13, तीनों दिन है, फिर 13 के बाद तो साहब 2 महीने बाद है। ऐसे ही बताते हैं पंडित जी। फिर उसमें अपन चेक करते हैं, अच्छा इनमें से कौन सी डेट सही रहेगी। फिर सब घर के बैठ जाते हैं। 11 तारीख को बोल, पंडित जी कहते हैं 11 तारीख को सबसे बढ़िया मुहूर्त है, इन सब में 11 तारीख सबसे बढ़िया है। फिर बीच में भाभी बोल जाती है, ओ 11 तारीख को तो हमारे बच्चों के एग्जाम है साहब, हाँ फिर ये तो कैंसिल। ये चीजें होती है परिवार में डिस्कस कि साहब 11 को तो एग्जाम है, फलाना ढीगड़ा ढीगड़ा। फिर यूं कहते हैं चलो साहब एक काम करो, फिर 2 तारीख का ही रख लेते हैं, फिर टंटाई खत्म। तो ये जो आपने मुहूर्त निकाल करके 2 तारीख आपने तय करी है, तो फिर पंडित जी को अपन कहते हैं, हाँ साहब पंडित जी एक काम करो, पीली चिट्ठी लिख कर दे दो। क्या करो? पीली चिट्ठी लिख करके दे दो, उसमें सारे मुहूर्त आ जाएंगे कि इस दिन विवाह, ये साहब हिंदी तिथि, ये फलाना विक्रम संवत, और ये सब लिख करके पंडित जी पीली चिट्ठी बना करके दे देंगे। और वो पीली चिट्ठी कहाँ जाएगी भैया? वो पीली चिट्ठी जाएगी लड़के वालों के। पहले के टाइम पर लड़के वाले सावा नहीं निकालते थे, लड़की वाले तय करते थे। वो तो पीली चिट्ठी बना करके और लड़के वालों को दे देते थे कि इस दिन ब्याह है साहब, 22 तारीख का सावा है और ये 22 तारीख को ब्याह है, आपको 22 तारीख को बारात लेकर के आनी है। आज तो क्या है, तुरंत डिस्कशन होता है, साहब हमारे 2 तारीख फाइनल है। फिर दूसरा कहता है साहब 2 तारीख को तो हमारे, और वो बड़ा है, बड़ा बेटा है, उसकी टिकट ही नहीं बन रही, वो तो हमारे साथ 15 तक आएगा, 15 के बाद में मुहूर्त है 22 तारीख का। फिर वो लड़के वालों को इंटरफेयर, फिर दोनों जहां पर समझाइश होती है वो डेट तय करते हैं और पीली चिट्ठी लिख करके लड़के वालों के यहाँ जाती है। एक होती है जहां, वो ध्यान रखना, वो पीली चिट्ठी होती है उसको बोलते हैं लगन पत्रिका। जो पंडित जी लिख कर दे रहे हैं ना, वो लगन पत्रिका है। जो तुम्हारे घरों में आ रही है ना, वो कुमकुम पत्रिका है। समझ गए? ये ध्यान रख लेना। जो पंडित जी लिख करके देंगे वो तो क्या है? लगन। वो तो क्या हो जाएगी? लगन हो जाएगी। और जो तुम्हारे शादी कार्ड आता है ना, जिसको खोल के ही तुम देखते हो, हाँ साहब इस दिन ये, सीधा तुम तो एक ही चीज देखते हो, प्रीति भोज, ये गार्डन, ठीक है 22 तारीख को जिमने चलना है। यही होता है ना भाई, अपन तो यही देखते हैं। तुम बता दो कितने कार्ड को तुम यूं पढ़ते हो? दर्शना बिलासी, रमाकांत सीता, गायत्री माधव, ठीक है ना, कि तुम पढ़ते हो इनको है? और नीचे इधर महत्व, विशेष महत्वाकांक्षी, अनिल, सौरभ, राजेंद्र, किस्नु, ठीक है ना, मनोज, राहुल, और ऐसे 10-15 नाम। और नीचे विशेष मनोहार, मेले मामा की शादी में जुलूल जुलूल आना, राघव, प्रियंका, सुनीता है। आजकल तो कह रहे ऐसे नाम ही नहीं मिलते। ये जो मैंने बोले आजकल ऐसे नाम है मिलते ही नहीं है। आजकल तो पढ़ने में दिमाग लगा, मेले मामा की शादी में जरूर जरूर आना, फिर नाम, प्रिंस भी पुराने हो गए हैं, ठीक है ना। खतरनाक खतरनाक नाम ही समझ में नहीं आए। नाम आएगा शार्विल, रियांस, ओहो भाई साहब इतने बारी बारी तो नाम। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो भाई कार्ड अपन पूरा थोड़ी पढ़ते हैं,
लेकिन जो कार्ड तुम्हारे घरों में आया है ना, वो कुमकुम पत्रिका है। आजकल तो लगन पत्रिका तो नॉर्मली लिखवाते ही नहीं है कहीं, तो ध्यान रखना। लेकिन पंडित जी लिख कर देते हैं, वो क्या है? लगन पत्रिका। और जो तुम्हारे घरों में आई है वो क्या है? कुमकुम पत्रिका। उसमें सारी डेट है, ध्यान रखना, डेट टाइम कब क्या सब है। जो 3 दिन के प्रोग्राम है ना, वो सब आएंगे। लगन टीका 25 तारीख को साहब सुबह, वो क्या दोपहर 3 बजे, ध्यान रखना, वो सब लिखा रहता है। फिर चाक साहब अगली तारीख 26 तारीख सुबह 9 बजे। फिर भात, फिर निकासी, फिर लेडी संगीत, एक ही दिन में निपटा देंगे सारे। पहले ब्याह चलते थे 7-7, 8-8, 10-10 दिन तक। आजकल 3 दिन में खेल खत्म, पधारो साहब। आजकल तो यूं और करते हैं, ये तो साहब शादी का कार्ड और ये साहब था कि विदा। देखा तुमने ऐसा? मैंने देखा है कि साहब शादी कार्ड के साथ ही विदा भी दे देंगे। बोले हम उस समय बिजी रहे, फिर ध्यान रखना, तो विदा भी ले लो साथ की साथ। मतलब अभी हम पहुंचे ही नहीं है, विदा भी हो गए। कई घरों में ऐसा होता है, बड़े बड़े घरों में, तो ध्यान रखना। फिर उसी में लगन टीका, एक टीका होता है आपके। अब ये टीका क्या होता है? मेरी नजर में तो दहेज होता है। मेरी नजर में तो क्या होता है? मैं तो इसको दहेज कहता हूं, कहने वाले कुछ भी कहो। हालांकि मैं दहेज इसलिए कह रहा हूं वर्तमान परिवेश को देखते हुए, नहीं तो टीका का मतलब पता है क्या है? टीका का मतलब टीका ही है फिर, कि भाई आपने क्या किया, तिलक निकाला और सब कुछ आपने, और दूल्हे को कुछ दे दिया, और सगे संबंधियों को कुछ आपने पकड़ा दिया। वो तो क्या है भैया? टीका। वो तो वैलिड है भाई। जैसे मेरे दादाजी, मान लो मेरा ब्याह है, तो मेरे दादाजी के भाई बंद है, उनको, फिर मेरे पापा को, मेरे ताऊ जी, चाचा, सबको, उनके बच्चों को, मुझे, मेरे भाई बंदों को, ध्यान रख लेना, सबको आप कुछ ना कुछ देंगे। वो टीका है, वो गलत नहीं था। वो क्या था? उसमें इतना ही होता था, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। आज हमने कर दिए 2100, 1100, 500, 200, 200 से नीचे तो हम बात ही नहीं करते आज, ध्यान रखना। तो वो आज हमने कर दिए। तो ये आपके क्या हो गया कि भाई टीका लगाना एक तरीके से। उसी में आपको दूल्हे को कुछ चीजें एक्स्ट्रा देनी होती है। आपको लगे कि दूल्हे को सोने का आइटम देना है तो वो दे दो, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमने टीके में क्या कर दिया? बेड, सोफा, फ्रिज, एसी, एक्सेट्रा, और सबसे बड़ी चीज 4 व्हीलर, वो सब गार्डन में खड़ी रहती है। अरे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वहां पर दिखावा करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सब चीजें वहां पर लगा के रखते हैं, छोटी से बड़ी चीज सब, मिक्सी, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, सब रखते हैं, ध्यान रखना। और फिर कहते हैं कि ये सब ये टीके में दिया है। अब आप मुझे बताओ कि वास्तविकता में वो टीका है? वो क्या है? वो रियल में दहेज है, लेकिन वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप देखो, कानून का दोहरा चरित्र, कानून का दोहरा चरित्र। जब वो सामान गार्डन में रखा हुआ है तब तो वो टीका है, और जब मुंड माथे फूटते हैं और जब तलाक के केस, और जब वहां पर जाते हैं कोर्ट में, तब वो क्या बन जाता है? तब वो कहते हैं कि जो भी सामान था वो वापस लौटाया जाए, दहेज का सारा सामान वापस लौटाया जाए। तब वो क्या बन जाता है? तब वो दहेज बन जाता है। तो ये दोहरा चरित्र, या तो पहले ही कह दो कि देना ही नहीं है, ध्यान रखना, कोई बेड, कोई सोफा, कुछ नहीं, अपनी औकात से खरीद खुद, लड़की दे दी वो बहुत है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, टीके की लोगों ने परिभाषा बिगाड़ दी। टीका बेसिकली क्या होता है? वधु पक्ष द्वारा और वर पक्ष के अंदर जो भी रिश्तेदार हैं उनके तिलक करके और उनको जो नेक देते हैं छोटा मोटा, वही क्या है भैया? वही टीका है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये जो रायता फैलाया, ये हमारे समाज ने फैलाया, सामाजिक बुराई बनाया तो हमने बनाया। ध्यान रखना, हम किसी भी चीज को सामाजिक बुराई इसी प्रकार बनाते हैं। अंबानी की शादी में प्री वेडिंग फंक्शन हुआ, ध्यान रखना, मतलब शादी से पहले एक फंक्शन किया जोरदार। आज हमारे लोगों ने भी उसको चालू कर दिया। हमारे लोग भी शादी से पहले प्री वेडिंग फंक्शन करने लग गए। आज बड़े लोगों ने चालू किया है, कल को मिडिल क्लास भी चालू करेगी। मिडिल करेंगे तो लोअर क्लास भी करेगी। धीरे धीरे ध्यान रखना, ये रिवाज बन जाएगा। जिस जो नहीं करेगा, लोग कहेंगे लो साहब जिमाया ही नहीं, शादी से पहले वाला फंक्शन ही नहीं किया। फिर हमारी किताबों में आएगा कि प्री वेडिंग फंक्शन एक सामाजिक बुराई है। बनाया किसने? हमने। हमारे बड़े बूढ़े बना के गए थे क्या? नहीं, हमने जो जो मॉडिफिकेशन किए वही बुराई होती चली गई। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये पांचों चीज समझ में आ गई? तो इधर देखो फिर आप लोग,
फिर खेटियो विनायक, जिन्होंने लोकगीत पढ़े उनको पता है। ध्यान रखना, जब ब्याह होता है तो ब्याह में पहले गणेश जी स्थापित करते हैं कि नहीं? बिना गणेश जी के ब्याह कर लोगे क्या? अरे बिना गणेश जी के ब्याह कर लोगे क्या? तो ध्यान रखना, जो मिट्टी के गणेश जी स्थापित किए जाते हैं उसे कहते हैं खेटियो विनायक। ध्यान रखना, और खेटियो विनायक कहीं नहीं मिलेगा। विवाह के अवसर पर जो मिट्टी के गणेश जी स्थापित किए जाएंगे उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? खेटियो विनायक बोलोगे। गणेश जी की स्थापना हो गई। गणेश जी की स्थापना के बाद में बान बैठाना, ध्यान रखना, तीसरे दिन लगभग, विवाह से ठीक तीसरे दिन, मतलब पहले 3 दिन पहले लड़के को चौकी पर बिठाया जाता है। दूल्हे को चौकी पर बिठा करके मंगल गीत गाए जाते हैं, उसको घी पता से खिलाए जाते हैं, उसके एक डोरा बांधा जाता है जिसको बोलते हैं कांकन डोरा। क्या बोलते हैं? नजर से, जादू टोने से बचाने के लिए एक डोरा बांधा जाता है जिसको कहते हैं कांकन डोरा। वो बांध बैठाते समय ही बांधा जाता है, और बांध बैठ गया, अब तू बेटा घर से बाहर मत निकलना। बांध बैठने के बाद दूल्हा घर से बाहर नहीं जाता है, आजकल तो जाते हैं। उसके पीछे कारण है, पहले हमारे भाई हुआ करते थे 7-7, 8-8 भाई, जिसका ब्याह है वो तो घर से निकलेगा नहीं, बाकी सब काम है देख लेंगे, तू चुपचाप बैठा रहे। आजकल हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। आई बात समझ में? अब स्थिति क्या हो गई? अब भाई साहब वो अकेला ही है बेचारा, क्या करे? फोन आ रहा है, भाई साहब सिलेंडर न मिल रहे हो। और भाई 1 मिनट, अरे यार वो भैया सिलेंडर, अरे मैं लाऊं रे यार, उठा बाइक कर लेकर के सीधे गया, सिलेंडर लेकर आया, लो साहब सिलेंडर पकड़ो। अब अकेला रह गया बेचारा, क्या करे? तो बांध बैठे हुए को भी आजकल तो क्या करना पड़ता है? बाहर निकलना पड़ता है। नियम तो यही है कि बांध बैठने के बाद दूल्हा घर से बाहर है। वो तब जब आपके भाई बंद बड़ा परिवार हुआ करता था, परिवार देख लेता था। आजकल तो भाई बंद भी साथ नहीं देते, वो भी वहां करके बैठ जाएंगे कुर्सी बस मस्त, उनको कोई मतलब ही नहीं है। हाई बात, उनको भी कहना पड़ेगा ले यार सिलेंडर तो उठवा दे। तो ऐसी स्थितियां हो गई। तो भाई आजकल तो क्या करे बेचारा, सारे फोन उसी के पास आएंगे, ठीक है ना। हलवाई भी बार बार फोन करेगा, साहब इस सामान में हल्दी ना निकली, लियो साहब। अब वो किसको कहे हल्दी नहीं निकली? तो लाऊं साहब, जाऊंगा क्या करूं? बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये ध्यान रखना। तो बांध बैठने के बाद में दूल्हा घर से बाहर नहीं निकलता है। तो ये बांध बैठाने की रस्म समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। और इसी समय दूल्हे के दाहिने हाथ पर क्या किया जाएगा? कांकन डोरा बांधा जाएगा। जितनी भी विवाह की रस्म है ना, कहते हैं कि भैया बामन और नाई भाई भाई, कहा जाता है बिना ब्राह्मण के विवाह नहीं हो सकता, बिना नाई के भी विवाह नहीं हो सकता। ब्राह्मण की भी रस्में हैं, नाई की भी रस्में हैं, इसलिए ध्यान रखना ब्राह्मण और नाई की जोड़ी मानी जाती है। चाहे आप मृत्यु पर ले लो, चाहे आप बच्चे के जन्म पर ले लो, चाहे आप विवाह पर ले लो। आई बात समझ में? नाई की भी रस्में होती है, नाई और नाण दोनों आते हैं भैया। नाण मतलब नाई की लुगाई, जो रस्में नाई की है वो नाई करता है, जो नाण की है वो नाण करती है भैया। तो ये ध्यान रख लेना, उसके बदले उनको नेक देना पड़ता है, वो उनका अधिकार है। और उसको उनको जो नेक दिया जाता है उसको कहते हैं छात। क्या कहते हैं? जरूर ध्यान रखना, नाई को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाएगा? छात। और ब्राह्मण को दी जाती है क्या? दक्षिणा। ब्राह्मण को जो दिया वो क्या है? दक्षिणा। और जो नाई को दिया है वो क्या है? छात। समझ गए? तो विवाह पर जो नाई को नेक दिया गया उसको तो क्या कहते हैं? विवाह के अवसर पर बांध बैठते समय दूल्हा दुल्हन के हाथ में जो डोरा बांधा जाता है, ध्यान रखना, विवाह से ठीक 3 दिन पहले, 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, विषम संख्या में, ज्यादातर आजकल 3 ही करते हैं। तो ध्यान रखना, विवाह से 3 दिन पहले दूल्हे को चौकी पर बिठा करके घी पता से खिलाए जाते हैं मंगल गीतों के साथ। उसको क्या कहते हैं? मिट्टी के गणेश जी क्या कहलाएंगे? तुम्हारे घर पर जो शादी का कार्ड आएगा वो क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? पंडित जी लिख कर देंगे उसको क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? लगन पत्रिका। ध्यान रखना, विवाह से पहले वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के पुरुषों वगैरह सबको उपहार, नगद, आभूषण ये दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? विवाह की तिथि क्या कहलाती है? विवाह से पहले वधु को दिए जाने वाले उपहार है। और ध्यान रखना, लड़की के पिता द्वारा लड़के को विवाह हेतु रोके जाने की रस्म क्या कहलाएगी? समझ में आ गई क्या बात? नोट कर दीजिए फटाफट से।
लिख लिए क्या? आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिएगा। इसमें ध्यान रख लेना, बाजूट का मतलब क्या होता है? चौकी।
हाँ जी, लिख लिए क्या? चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ध्यान देना आप लोग, इसके बाद अपने पास में कौन से आ जाएगी? तो विवाह, विवाह के अंदर अगली जो रस्म अपने पास में आती है वो आप लोग इधर देखिएगा, मुग्धना। अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और जिस समय ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था ना, तब ध्यान रखना ये अधिकतर लोगों के गलत ही हुआ था। हालांकि ये भी मैंने लोकगीतों में आप लोगों को बताया था, ध्यान रखना, मुग्धना। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जो मुग्धना आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर में जब ये प्रश्न पूछा गया तो वहां पर उलझाने का काम किया। और उलझाने का काम कैसे किया वो सुनना आप लोग। उसने दिया लिख करके विवाह के अवसर पर मूंग बनाने की रस्म, क्योंकि दुनिया को तो यही लगा मूंग से ही मुग्धना होता होगा। जबकि ध्यान रख लेना, गणेश स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए लाई जाने वाली लकड़ियां वो क्या कहलाती है? मुग्धना कहलाती है। अब मैंने पहले भी कहा था आज लकड़ियां नहीं लाते, आज सिलेंडर लाते हैं। आज कौन लकड़ियां लाता है भैया? लेकिन ध्यान रख लेना, गणेश स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए लाई जाने वाली जो लकड़ियां होती हैं उसको आपके क्या कहते हैं? मुग्धना कहते हैं। अपने दिमाग में 100% ये बात सेट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए बात को? एक तो ये। फिर आता है जैसे अपने तेल चढ़ाना। अब तेल चढ़ाना, विवाह पर तेल नहीं चढ़ता? अच्छा, तेल चढ़ता ही है कि उतारा भी जाता है? दोनों काम होते हैं। विवाह से पहले तेल चढ़ाना और विवाह के बाद में तेल उतारना। कभी देखा होगा हल्दी वगैरह लगाते हैं, ध्यान रख लेना। उस समय आप लोग देखते होंगे कि दूल्हा दूल्हे वाले दूल्हे के और दुल्हन वाले दुल्हन के यूं तेल चढ़ाते हैं। भैया आई बात समझ में? ये ध्यान रख लेना। और इसको अगर आपने नीचे कर दिया तो कई जैसे क्या होता है, कई ऐसे होता है ना, आधे पढ़े लिखे लोग जो रीति रिवाजों को नहीं जानते, मतलब आधुनिक युवतियां जो नई नई होके ब्याह होके गई हैं, उनको जब कहते हैं कि लो साहब उनके देवर का ब्याह होता है तो वो क्या करती हैं? 1 2 3 4 5 6, तो वहीं पर ध्यान रखना। और पूरी रिवॉल्वर भर के खड़ी रहती बुआ जी, वो तुरंत ही कह देती है तारा घर का आता भी कौन से क्या कहते हैं, यहाँ तेल चढ़ाओ दिए उतारे से, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ध्यान रखना, ये तो केवल क्या हुआ आपके तेल चढ़ाना, कि दूल्हे को चौकी पर बिठा करके और उसके हल्दी उबटन वगैरह ये लगाया जाता है, उसी समय उसके क्या किया जाता है? तेल चढ़ाया जाता है। आई बात समझ में? दूल्हे वाले दुल्हन के, दूल्हे के और दुल्हन वाले दुल्हन के, ये तेल चढ़ाने की रस्म होती है। लेकिन राजपूत समाज में जो तेल चढ़ता है वो बारात आने के बाद चढ़ता है, ध्यान रख लेना। आपने तो जैसे मान लो कि 3 दिन पहले से ही शुरू हो गया, लेकिन ध्यान रख लेना राजपूत समाज में बारात आने के बाद ही लड़की के तेल चढ़ेगा, लड़के के नहीं, लड़की के। क्यों? क्योंकि यूं कहा जाता है कि तेल चढ़ी हुई लड़की कभी भी कुंवारी नहीं रहती है। तो जैसे ही तेल चढ़ा उसके बाद में नहा धो के तैयार सीधे आपके विवाह मंडप पर, और उसके बाद में विदा। तेल चढ़ी हुई लड़की कभी भी कुंवारी नहीं रह सकती। तो ये आपके कौन सी रस्म हो जाएगी भैया? तेल चढ़ाना। तेल चढ़ाना के बाद में चाक पूजन, अगले दिन चाक, चाक के बाद में भात, कंटिन्यू आते हैं ना। अच्छा, कौन कौन है जो चाक नहीं जानता? हाथ खड़े करो एक बार। कौन कौन चाक नहीं जानता? सब जानते हैं ना। मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मेरा ब्याह है तो भाई अपने क्या होगा कि भाई जो घर की महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, वो सुहागिन महिलाएं कुम्हार के घर पर जाएंगी। कुम्हार को तो जानते हो, बर्तन बनाने वाला। उस कुम्हार के घर पर जाएंगी और कुम्हार के घर पर जाकर के और जिस पर बर्तन बनाए जाते हैं उस चाक की क्या करेंगी? पूजा करेंगी साहब। उसके ध्यान रखना, रोड़ी लगाकर और चावल वावल डाल के उसकी क्या करती हैं? पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद में उस कुम्हार के घर से अपने सिर पर 2-2 घड़े रख करके लाती है। अपने सिर पर कितने? 2-2 घड़े रख करके लाती हैं। उसको बोलते हैं दोगड़ या जेगड़। दोगड़ या जेगड़ उसको बोलते हैं, ध्यान रख लेना। विशेषकर उसको दोगड़ बोलते हैं क्योंकि कितने घड़े हैं? 2 घड़े। और फिर वहां से गीत गाते 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 अपने घर तक आ जाएंगी। और घर पर कौन खड़ा रहता है दरवाजे पर? जवाई। जवाई उन घड़ों को उतार करके रखेगा भैया। उसके बदले जवाई को क्या देना पड़ेगा? नेक देना पड़ेगा। मजदूरी तो लगेगी ना भाई। भाई बापड़ा मजदूरी कर रहा है, घड़ों को उतार उतार के रख रहा है, उसके बदले पैसे नहीं लगा क्या? हाँ, बस वो थोड़ा है, वो मजदूर थोड़ा महंगा पड़ जाता है भाई। जवाई की मजदूरी थोड़ी महंगी पड़ जाती है। जो काम 100 रुपए का होता है वो फिर 5100 रुपए में होता है। आई बात सर। लेकिन वो जवाई का हक है साहब,
तो ये पूरी प्रोसेस को मैंने बताया, ये क्या हो जाएगी आपके चाक पूजन। ध्यान रख लेना। आजकल साहब जमाने बदल गए, आजकल इतनी दूर कौन जाए, आजकल कुमार ही आ जाता है। पहले तो कुमार को अगर मान लो 3-4 किलोमीटर दूर है तो वहां तक जाते थे, आजकल कुमार को ही बुला लेते हैं, भाई हमारी लुगाइयों की इतनी बस की नहीं रहे, ठीक है ना, एक काम कर तू ही आ जा साहब। वो अपना वो छोटा सा वो चाक बनाने का होता है ना, जिससे वो करते हैं मटकों को थापते हैं, वो होता है जो वो लकड़ी का सा, वो लेकर के आ जाता है और वो ला करके साहब उसकी पूजा कर लेते हैं। गड़े वड़े वो ले ही आता है और वो 2-2 गड़े रख करके महिलाएं अपने वहां से रवाना। कितनी दूर, वो रहा घर बस इतनी दूर, उसमें भी लुगाई उस गड़े नहीं चले सिर पे रख के, थोड़ी दूर तो चलेंगे, फिर उसके बाद में सासू जी कहते हैं यहाँ नीचे तार लेंगे, फिर वो यहाँ लगा के और फिर चलेंगे साहब। पैर नहीं भाई, प्रैक्टिस नहीं है ना। पहले की लुगाइयां साहब 2-2 3-3 घड़े पानी भरकर लाती थी, एक के ऊपर 2 के ऊपर 3, हिम्मत हो तो 4 घड़े रखकर हाथ फ्री हैंड, मजा ले, गड़ा भी नीचे गिर जाए, और अपनी पंचायती करती 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 पानी भरकर सीधे घर। ध्यान रखना, आज वालों से एक ही नहीं चले, उसको भी बार बार। हाँ ध्यान रखना। तो ये चाक पूजन की रस्म है जो आपके, और मतलब चाक पूजन तो बेसिकली सीधे कुमार के घर पर हो गया, फिर वो 2 गड़े रख करके ला रही हैं, वो ध्यान रखना आप लोग। फिर आता है भात, ये बड़ी लंबी रस्म है भैया। भात तुम लोग बोलते हो मायरा, पश्चिमी राजस्थान में तो विशेषकर क्या बोलते हैं, मायरा। अभी चुनाव में भी तो चला था, साहब फला को मायरो भर दियो, चला था ना बीच में, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है। ध्यान रखना, भात या मायरा या मायरो बोल दो। भात कौन भरता है, भाई बोलो भाई, मामा नहीं, वो तुम्हारा मामा लगता है इसलिए तुम्हें लग रहा है। भात कौन भरेगा, भाई। आई बात समझ में। हाँ मैं यूं कहूंगा कि मेरा ब्याह है तो मम्मी का भात भरने कौन आएगा, मामा आएंगे, लेकिन वो तो होगा तो भाई ना। हाँ अब सही है। हाँ तो ये ध्यान रख लेना, तो भात भरने कौन आएगा, भाई आएगा। अब वो जो भात भरने आएगा ऐसे ही आ जाएगा क्या कि तुमने लो साहब यूं फोन कर दिया, बोले हाँ भाई हाँ तरबान चौक ब्याह फिक्स कर दिया जा 23 तारीख में से, और साहब 21 ने बात है नानो से, आ जाएगा क्या वो ना, ऐसे थोड़ी आएगा फोन पे। पहले तो आपको भाई को निमंत्रण देने जाना पड़ेगा, वो भी अपन टीम लेके जाते हैं, ऐसे नहीं कि लो बहन अकेली चली गई, टीम जाती है पूरी। नियम तो ये है 2-4 लुगाइयां, ध्यान रखना 2-4 पुरुष, वो जाते हैं साहब, और वही वहीं खाना खा के आएंगे फिर वो बाकायदा। ध्यान रखना, ऐसे थोड़ी है भाई बात नोतने आ रहे हैं तो भी एक मान लो कि उनके घर में प्रोग्राम है, वो भी रस्म है एक। यूं नहीं गिर लो साहब, मैं बोले साहब, और जो बहन है वो बैठ के बस में और साहब चली गई, और वहां जाके भैया तेरे को बात भरने आना है, ठीक है अभी तो मैं चलती हूँ। यूं नहीं, पूरा गाड़ी भर के जाएगी, गाड़ी भर के जाएगी, बाकायदा सामान लेके जाएंगे, उस सामान में 32 तरह की चीजें होनी चाहिए। नियम तो ये है, कितनी चीजें होनी चाहिए, चाहे आप जरा जरा से रखो, 5 बादाम रख दो, 5 काजू रख दो, 5 पिस्ता, 5 किशमिश, ध्यान रखना चावल रख दो, थोड़े से गुड़ रख दो, ठीक है ना, इलायची रख दो। ऐसे टोटल कितने आइटम होने चाहिए, मांगलिक वस्तुएं जो होती हैं वो, केवल क्या, मांगलिक वस्तुएं ध्यान रख लेना, वो रखनी होती है। आई बात समझ में, वो 32 होनी चाहिए। तो 32 वस्तुएं ले जा करके बाकायदा पूरे गीतों के साथ में और भाई को दी जाती है। ध्यान रखना, इसको तो ये क्या हो गया, 32 नूतना। ये तो क्या हो गया, नूतना मतलब निमंत्रण देना, नूतना भी मिल सकता है, निवतना भी मिल सकता है। भाई ने उनको क्या कर लिया, भाई अपनी झोली लेता है, उस झोली में उन 32 वस्तुओं क्या कर लेता है, ले लेता है। पहले के भाई तो कुर्ता पजामा पहनते थे ना, तो तुरंत झोली यूं कर देते थे, ले साहब दे दे भैया। और आजकल के भाई क्या करते हैं, हाँ भाई मैं अगर झोली निकालू, कहां निकालू, तो वो एक क्या, टावल, टावल होता है ना, वो रखते हैं, जैसे तुम्हारे साफी जैसी ऐसी चीजें, वो लेकर के उसके अंदर 32 वस्तुएं, और ये हो गया 32 झेलना। ये कंफर्मेशन दे दी मैंने कि मैं बात भरने आऊंगा। हाई बात समझ, मान लो मेरे भांजे का ब्याह है तो मेरी बहन आएगी, वो मुझे वो वस्तुएं देंगी, वो तो क्या कर रही है, 32 निवतना, मैंने उनको ले लिया, 32 झेलना। अब मैं उस दिन जाऊंगा, उसको कहा जाएगा भात भरना। अब मैं उसके लिए जुगाड़ करूंगा पूरा
कि हाँ साहब कितनी लुगाई है उनके घर में साहब, 36 साड़ियां, ठीक है ना। फिर उनके भाई पुरुष, फिर साहब पुरुष 36 पुरुषों के पैंट बुरसेट, फिर उनके बच्चे, उनकी साहब थोड़ी थोड़ी नेग लिफाफे तैयार करूंगा साहब, इज्जत के हिसाब से। ध्यान रखना, 100 रुपए के लिफाफे, आजकल इतना तो रखना ही पड़ता है। 100 रुपए के लिफाफे, 20 रुपए, 10 रुपए कौन रखता है? तो 100 रुपए, 50 रुपए भी ठीक है, तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन आजकल 100 ही रखते हैं ज्यादातर। फिर वो लिफाफे, फिर जाकर बहन के लिए क्या? चुनड़ी। बहन के लिए क्या? चुनड़ी। ध्यान रखना, भाणजी का ब्याह है तो जिम्मी। जिम्मी होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना। तो अब शुरू करते हैं बात भरना। 32 निवतना समझ में आ गया, झेलना समझ में आ गया। अब बात भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान रख लेना, जितने भी सगे संबंधी हैं, बहन के जो भी भाई बंद वगैरह हैं, उन सबको हमने क्या कर दिया? कपड़े दे दिए। महिलाओं को चौकी पे बिठा के नहीं दिए जाते हैं, पुरुषों को चौकी पे बिठा के महिलाओं को वैसे ही दे देते हैं, या तो पुरुष को ही देते हैं। ये था लुगाई को साहब, बच्चे होते हैं तो उनको बिठा के चौकी पे दे दिया जाता है, नहीं तो बच्चों का भी आप दे सकते हो। हाँ साहब, ये तो था को पैंट बुरसेट, या था के वहां की साड़ी, या था बच्चा का लिफाफा। करते हैं कि नहीं? चलो साहब, फिर अगला रामतार जी। फिर रामतार जी बैठेंगे, आवाज लगती है बाकायदा, ध्यान रखना। फिर अगला, और टिक लगते हैं बाकायदा, लिस्ट बनी हुई होती है पूरी। तुम यूं मत मानना कि बात भरना इतना आसान है। हाँ साहब, ये लो साहब, रामतार जी। राधेश्याम जी थे, आ जाओ। राधेश्याम जी बड़ो लो भाई, राकेश, अरे बैठे। मजा आता है कि नहीं आता? लेकिन अपन तो बोर हो जाते हैं वहां पे, इसलिए अपन जब छोटे थे तब नहीं बैठते थे। अब बड़े हो गए तो अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं साहब लोगों के बीच में जाएं, बैठे करें। छोटे तब अब बैठते थे क्या? वहां बैठते ही नहीं थे भैया। तो ये हो गया एक तरीके से, आपने जो सबको वस्त्र दिए ना, इसको कहते हैं कोरणियों। ध्यान रखना, क्या कहलाएंगे? ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना कि भैया सगे संबंधियों को दिए जाने वाले वस्त्र आपके क्या कहलाएंगे? कोरणियों। ये हो गया कोरणियों। अब साहब भाई तू बैठ जा। भाई मतलब पहले दुल्हन जो जिसकी शादी है, अगर बच्ची की शादी है तो तू बैठ जा भाई। उसको भी जो उपहार वगैरह देने हैं वो दे दिए। और ये तेरी चुनड़, ये मामा चुनड़, मामा जिन दिए ना, तो मामा चुनड़ जिसको जिम्मी बोलेंगे, यही तो तू फेरे में पहन करके बैठेगी। फेरे में यही पहननी है तेरे को, मामा चुनड़। अभी तेरे को ये दे रहे हैं, बाद में विवाह के बाद जब तू मां बन जाएगी तब तेरे को पीड़ा पहुंचा दे देंगे। ऐसा ही होता है ना, तो ये ध्यान रख लेना। तो मामा चुनड़ दी जाती है। अब लास्ट में नंबर आएगा किसका? बहन का, क्योंकि बड़ा काम है ना, सारी चीजें ही उसी के लिए है। फिर पहले तो 5-7 भाई होते हैं, आजकल तो क्या 1-2 ही होते हैं, तो वो 5-7 भाई लाइन से खड़े हो जाते हैं चुनड़ी लेकर के। फिर बहन को चुनड़ी उड़ाएंगे, फिर सामने फोटोग्राफर, सामने देखो स्माइल, फिर फोटो खींचेगी। फिर ध्यान रख लेना, उसके बाद में बहन क्या करती है? सबको वो जग देती है, जग पानी का। क्या देगी? सबको यूं जग उठा करा करके पानी का वो, और फिर सबको जग बांटती है। फिर बहन को क्या दिए जाते हैं? आभूषण। हाँ वो सब करते हैं ना, गुड़ देते हैं, गुड़ चावल ये सब देते हैं भैया। ये ध्यान रखते हैं ना, क्या देंगे आपके? गुड़ चावल वगैरह सब दिए जाएंगे भैया, उसी में डाल डूल के ही सब उसी में भर के दे देते हैं जग में ही, ये गुड़ चावल तो वो दे देते हैं। फिर उसके बाद में बहन क्या करती है? भाइयों का आरता उतारती है भैया। आरती नहीं बोलते, आरता बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। बहन को क्या है? आभूषण दिए जाएंगे कि हाँ साहब कहीं कहीं दिया बात में, वो बताना पड़ता है, बाकायदा अनाउंस होता है। कई जगह तो छोटा मोटा बात भरते हैं तो ठीक है, कई जगह अनाउंसमेंट होता है साहब, ठीक है ना। हाँ साहब बात में 11,21,000 रुपया, ठीक है ना। भाई ने और साहब खेत में 7 बीघा जमीन। हाँ यूं, हाँ सही है, यूं बोलते हैं, बहुत बढ़िया साहब। फिर उसके बाद में जयपुर में साहब 300 वर्ग गज को प्लॉट, ठीक है ना, ऐसे ही देते हैं। तो फिर बाद में साहब ये बोले आधा तोड़ा सोनो, आधी तोड़ी साहब चांदी, यूं देते हैं। फिर साहब यूं बोलते हैं हाँ साहब बहुत बढ़िया। फिर बाद में बढ़िया साहब बहुत बढ़िया। अभी बात भरा गया था ना कितने का? 14 करोड़ का। 14 करोड़ का कितने का? बोलने में भी दर्द हो रहा है, 14 करोड़। तो मारवाड़ साइड से ऐसे ही बात भरते हैं। मारवाड़ साइड में गोल्ड और जमीन की वैल्यू है, वहां जमीनें देते हैं। जमीन क्या देते हैं? बहन के हिस्से की जमीन है, वो दे दी उसको।
भाई मान लो कि मेरे 500 बीघा जमीन मान लो, अब 500 बीघा जमीन में हम 2 भाई और 1 बहन, तो तीसरा हिस्सा उसका हो गया, तो भाई तीसरा तो नहीं देते इतना तो, लेकिन यूं कहते हैं 50 बीघा जमीन बहन के नाम साहब, वो भी खुश। और वहां तो जितना बात भरोगे गांव में उतनी वैल्यू है, वहां दहेज की वैल्यू नहीं है, वहां बात की वैल्यू है। आई बात समय, फिर यूं सोना जाता है यूं 20 तोड़ो सोनो साहब, और पूर्वी राजस्थान में चलता है कैश। बात में साहब भाई ने 51 लाख रुपया होता है कि नहीं, तो ये पूरा जो आपने किया ये बात भरना है। तभी तो मैं कह रहा हूं, अब आप खुद सोचो कि आज तो आर्थिक युग है, इतना पैसा आ रहा है, वो एक जमाना था जिस समय, इसीलिए ध्यान रखना कहीं ना कहीं इन सब चीजों के दुष्परिणाम थे कन्या वध। आजीवन आपको देना ही है ना। आपने लड़की को विदा किया, वहां से आपने पहले दहेज दिया, फिर आप जामना दे रहे हैं, फिर आप भात भर रहे हैं। इतना ही नहीं, वार त्योहार मामला रुकेगा थोड़ी, होली दिवाली मिठाई पैसे और जो भी कपड़े वो जाएंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप तो ताज्जुब करेंगे, मौसम बदला, नए फल आए हैं, वो फल जाएंगे लाइफ टाइम, जब तक बहन जीवित है तब तक। बहन नहीं है तो अब भैया क्या, तो बहन नहीं है तो बहन का बात भर दिया, अब बहन तो है नहीं। मान लो बहन नहीं है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं, मेरे मामा आए बात भर के चले गए मेरे ब्याह में, ठीक है ना। अब मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो मेरे मामा क्या नहीं आएंगे, क्या आना पड़ेगा। अब वो बड़बत्ती बन के आएंगे। ये तो देना तो तुम्हें हमेशा ही पड़ेगा, अब मतलब देना तो तुम्हें मेरी 7 पीढ़ियों तक पड़ेगा, यूं मान लो। अब तुम बड़बड़ती बन के आओगे बार बार। आई बात समझ में, ध्यान रख लेना। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरी शादी में और मेरी दादी के यहां से आए थे, वो बड़बत्ती थे, ध्यान रखना, तो उनको देना पड़ा ही ना। तो पहला बात बड़बत्ती का ही लगता है, फिर लगता है बाकी का। लेकिन ऐसे ही थोड़ी, फिर बारात वो जो बत्ती आए उनको जिमाना भी पड़ेगा, अलग से व्यवस्था होती जोरदार। आई बात समझ में, ध्यान रखना। अपने कुछ क्षेत्रों में तो बात में कम लोगों को लेके जाते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में तो जितनी गाड़ियां जाती है उतनी वैल्यू होती है। 4 बसें भर के आई है, यूं गाड़ियों की गाड़ियां जा रही हैं, वो बोलेरो और वो स्कॉर्पियो और वो फॉर्च्यूनर, वो यूं लाइन लग जाती है गाड़ियों की। वो प्रतिष्ठा का विषय बना लिया लोगों ने। अब मैं इसको सामाजिक बुराई मानता हूं। फिर जितना दिखावा करोगे ना, वही एक दिन क्या बन जाएगी, सामाजिक बुराई बन जाएगी, वही तुम्हारे गले की हड्डी बनेगी। और फिर तुम किताबों में लिखते घूमोगे कि बात एक सामाजिक बुराई है। अरे क्यों है, किसने कहा था इतना बड़ा रायता फैलाने के लिए। नॉर्मली तुम तुम्हारी बहन को दो, बात खत्म। तो ये ध्यान रखना। तो ये पूरा तो भाई बहन को जो ओढ़ाई वो बाला चुनड़, ध्यान रखना। भाई को जो, और वो दुल्हन को दी वो क्या कहलाएगी, मामा चुनड़ या जिम्मी। और बाकी सबको जो दे रहे हो वो क्या है, बाकी सबको दे रहे हो वो क्या है, पुरणियों। समझ में आ गई बात। फिर एक आता है आपके बरी पड़ला, बोलो क्या हो जाएगा आपके, एक आ जाएगा आपके बरी पड़ला। ध्यान से सुनना, बरी पड़ला क्या होता है। बरी, बरी जानते हो ना, कौन कौन जानता है बरी। दुल्हन को शादी में जो बेस पहनना है, वो दुल्हन को शादी का बेस कौन दिलाएगा रे, कौन सा पक्ष दिलाएगा, दुल्हन के पापा दिलाएंगे, मामा दिलाएंगे ना 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 ना, वर पक्ष दिलाएगा भैया। शादी में जो बेस पहनेगी ना, वो कौन दिलाएगा, वर पक्ष दिलाता है। ध्यान रखना, नियम तो यही है। यही बात समझ में। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि भाई जैसे मान लीजिए, और शादी तय हो गई, शादी तय होने के बाद में लड़की का नाप वाप मंगा लेते थे, उस नाप के हिसाब से बेस भिजवा देते थे भैया। और वो बेस कब जाता था, विवाह वाले दिन। विवाह वाले दिन जो पहली गाड़ी रवाना होगी ना, वो बेस लेकर जाएगी, वो जल्दी पहुंचेगी। उसके बाद ही दुल्हन क्या होगी, तैयार होगी। ध्यान रख लेना। इसमें तो कईयों की डांट और पड़ जाती है, कई लेके जाते हैं, फिर बीच में रुक जाएंगे चाय पीने के लिए, फिर फोन आते हैं आगे से बड़ों के, पहुंचे नहीं अभी तक तुम, ओ बोले सर जा ही रहे हैं, बस पहुंच ही गए। तो बरी पहुंचना बहुत जरूरी है पहले, ध्यान रख लेना। तो ये बरी जो होता है, ये दिलाता कौन है भैया, ये आपके वरपक्षी ही दिलाएगा। आजकल यूं होता है कि दुल्हन को बुला लेते हैं, तो दुल्हन को बुला करके पसंद करवा देते हैं। भाई थे जयपुर आ जाओ, भाई जयपुर में थाने पसंद करा दिया मुझे, तो जयपुर बुला करके उनको पसंद करवा लिया। ध्यान रख लेना, आजकल पैसे ही दे देते हैं कि तू तेरे हिसाब से खरीद लेना, बस खरीद करके हमें दे देना, हम भिजवा देंगे उस दिन। रस्म पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब बुला रहे थे ना, तो फिर थोड़ा सा बजट हिल गया था।
अब वो दिखाता था दुकान वाला, ये देखो 25,000 का 30, 50, 65, 75, तो दुल्हन को पसंद भी 75 वाला ही आता था। अब सामने वाला बजट ही 40 का लेके चले, अब मना थोड़ी करे, 75 का पसंद कर लिया, सब कर लिया, अब मना थोड़ी करे। ध्यान रख लेना, तब से क्या देने लग गए, पैसे देने लग गए, ये 50,000 पकड़ो, तुम तुम्हारे हिसाब से खरीद लेना। अब इसमें तुम सीखो इन चीजों को जिनके ब्याह नहीं हुए। मैं तो जब पसंद कराने गया था ना, तो मैंने दुकान, अब अपने मित्र की दुकान थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था दुकान वाले, मैंने उसको पहले ही फोन कर दिया था, अगर 30 से ऊपर गया ना तो तेरी दुकान से ये चीज नहीं जाएगी, ध्यान रखना, फिर दूसरी दुकान पे जाऊंगा, चाहे भले ही दूसरी जगह से 50 का दिलाना पड़े। तो वो अपना दिखाई बेचारा इतना ही रहा था, 25, 27, 30, 25। फिर एक पसंद आ गया 27,000 का, फिर मेरे से पूछा कैसा है, मैं बढ़िया है। अपना कहां जोर आए, अपने 3,000 और बच गए ना, लेकिन अपने बच्चे भी उधर लग गए थे, किधर, ब्यूटी पार्लर में। ये भी मेरे से एक भूल हो गई थी, मैंने जोश जोश में कह दिया था कि भाई ठीक है ना, उसने कहा भाई ब्यूटी पार्लर देख रही हूं कोई, मैंने कहा अपने एक फ्रेंड है उसी का ही है, तो वहां तू चली जा, ठीक है ना। बोले नहीं आप मिलवा के ले आओ, फिर मैं बाद में तुम्हें चली जाऊंगी। तो मैं छोड़ के आ गया, तो उसने बिल बना के दे दिया 35,000। अब उस समय अपन थे, तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं दे देता हूँ, बाद में देख लेंगे। तो 35,000 रुपये मैंने जमा करा दी, आज तक ही नहीं आई वो। अब ये अब ये क्या कह रहा है, 35,000 को क्या करवा लियो साहब, अभी ब्याह नहीं हुआ ना, पता लग जाएगा तेरे को, ठीक है ना। ध्यान रखना, आजकल क्या ये मेकअप वाली बावड़ा बनाते हैं ना, कि विवाह से पहले 4 सिटिंग होगी, पहले एक दिन आना है, फिर 15 दिन बाद आना है, फिर 7 दिन बाद आना है, फिर ब्याह से एक दिन पहले आना है, वो सारे होते ही हैं। तो काफी चौंचले रहे, तो ये ध्यान रखना, बरी पडला कौन खरीद के देता है, तो बरी पडला आपके वर पक्ष देता है, जिसमें दुल्हन के बेस वगैरह सब कुछ होते हैं, साथ में उस बेस के अकॉर्डिंग जूतियां भी होती हैं। ध्यान रखना, दूल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दूल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं भैया, बिनोटा कहते हैं। समझ में आ गई बात यहां पर। तो चलिए साहब, इसको भी एक बार आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए भैया, इसको भी आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए भाई। अच्छा पहले वाला भी है क्या, हाँ लिखो।
आगे बढ़े।
गीत, गीत झूलरी हो, भात के समय गाए जाने वाला गीत। वो तो मैंने आपको बताया था ना कि भात के समय जो गीत गाते हैं वो गीत कहलाता है आपके झूलरी हो। क्या हो गया? हाँ, जरूरत ही नहीं है तो। आगे बढ़े क्या? लिख लिए क्या बरी पटला? चलिए साहब, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप लोग, दो तीन रस्में और देख लेते हैं। एक अपने पास में बिंदोरी आती है, एक अपने पास में बंदोरा आता है, और एक अपने पास में, ध्यान रख लेना आप लोग, बहु बंदोरा। ये तीन चीजें अपने को याद होनी चाहिए। मैंने कहा कि एक तो अपने पास में क्या आ जाएगा भैया, तो ये ध्यान रखना, एक तो अपने पास में बिंदोरी आ जाएगी, बिंदोरी के अलावा एक अपने पास में क्या आ गया, बंदोरा, और एक बहु बंदोरा। तीनों अलग शब्द हैं, ध्यान से सुन लेना अच्छे से। अगर आप बिंदोरी पर जाते हैं तो ये आप लोग सब जानते हैं, विवाह से एक दिन पहले रात्रि में या विवाह वाले दिन सुबह सुबह, जैसा आपको टाइम सेट लगे, या तो विवाह वाले मतलब विवाह से एक दिन पहले रात्रि में, या विवाह वाले दिन सुबह सुबह। और दूल्हे को क्या करते हैं, घोड़ी पर बिठा करके और मांगलिक गीतों के साथ में पूरे गांव में घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? बस वही आपके क्या कहलाती है, बिंदोरी। लेकिन इधर सुनो भैया, एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिंदोरी हमारे राजस्थान के अंदर एक नृत्य भी है। बोलो है या नहीं है? तो ये भी ध्यान रख लेना, बिंदोरी एक नृत्य भी है। और ये बिंदोरी नृत्य आपके कहां किया जाता है? झालावाड़। बोलो कहां करते हैं भाई? ये झालावाड़ में करते हैं। कौन करता है? पुरुष। बोलो कौन करेगा? तो झालावाड़ में ये नृत्य आपके पुरुष करते हैं, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। और दूसरी बात कब करते हैं? वो करते हैं आपके होली पर। बोलो कब करेंगे? तो ये तो नृत्य की बात हो गई भैया, ये तो ध्यान रखना आपके नृत्य की बात हो गई। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो वैवाहिक रस्म की बात कर रहे हैं। आप में से प्रत्येक कोई ना सब की सब लगभग बिंदोरी में गए होंगे। आई बात समझ में? तो विवाह से एक दिन पहले जो निकलते हैं भैया, वो अपने बैंड बाजों के साथ में, वो एक प्रकार से क्या है? बिंदोरी है भैया। निकासी बोल लो तो मैं, ध्यान रख लेना। तो वो अपने एक प्रकार से बिंदोरी। बंदोरा, बंदोरा क्या होता है? भोजन कराना, मतलब विवाह से पहले, विवाह से पहले होता है बंदोरा, और विवाह के बाद में होता है बहु बंदोरा। विवाह से पहले दूल्हे वाले रिश्तेदार दूल्हे को और दुल्हन वाले रिश्तेदार दुल्हन को अपने यहां पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। पड़ोसी भी बुला सकते हैं, मित्र भी बुला सकते हैं, रिश्तेदार भी बुला सकते हैं। ध्यान रख लेना। चार घर छोड़ के एक अंकल जी रहते हैं, उन्होंने कहा कि भैया आज हम बंदोरा दे रहे हैं। गांव में अपने दोस्त ने कहा कि आज बंदोरा मैं दे रहा हूं, मतलब कि अपन सब लोग बुलाते तो वैसे दूल्हे और दुल्हन को ही है केवल, लेकिन सभी जाते हैं भाई। 2 4 5 10 जनों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो सब लोग वहां जाकर के झीम के आते हैं। तो विवाह से पहले जो दिया जाता है उसको तो क्या बोलते हैं भैया? बंदोरा। और विवाह के बाद दोनों जोड़े से आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहु बंदोरा। फिर बहू के साथ आ रहा है ना, तो बहु बंदोरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये चीज अच्छे से याद रख लेना कि बिंदोरी तो विवाह से पहले रात्रि में या विवाह वाले दिन सुबह सुबह बैंड बाजों के साथ में निकालते हैं, वो तो आपकी बिंदोरी हो गई। ध्यान रखना, विवाह से पहले भोजन करवाया जाता है दूल्हे वाले दूल्हे को और दुल्हन वाले दुल्हन को, वो क्या हो जाएगा? बंदोरा। और विवाह के बाद जब जोड़े से बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? विवाह के बाद बुलाते हैं तो दूल्हा दुल्हन को कुछ देना भी पड़ता है। आई बात समझ में? दूल्हे को कुछ आपने और नेक दे दिया, मतलब कुछ पैसे दे दिए, दुल्हन के लिए साड़ी वगैरह वो देनी भी होती है भैया। तो ये चीज आप याद रख लेना। बाकी बातें करेंगे अपन कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।